ما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ذا غلام قال يا بشرى وأن
وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी आवाज़ कारी साहब की थी। और हमारे वो साथी जो अरबी ज़बान नहीं समझते हैं उनको मैं चंद शब्दों में ये कह दूं कि कुरान मजीद में यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश आया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, किस तरह उनके सौतेले भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया, उनके बाप कैसे परेशान रहे, कुएं से निकले, फिर कैसे उन पे परेशानियां आई, फिर एक महिला ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया और जेल में बंद हो गए, और किस तरह फिर उन्होंने इल्म की वजह से, अपने इल्म की वजह से जो उन्होंने उस वक्त के बादशाह को एक ख्वाब दिखा और उस ख्वाब को बताने के लिए लोग जमा हुए। किसी ने बादशाह से कहा कि ये ख्वाब सबसे अच्छा वो आदमी बता सकता है जो जेल में बंद है। यूसुफ जेल में बंद थे, उनको बाहर लाया गया। उन्होंने जो ख्वाब की ताबीर बताई बिल्कुल वैसा ही देश में हुआ। और उसके बाद उस बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो कुएं में फेंके गए थे उन्हें जो है अपने मुल्क का वजीर बना दिया। बाद लोग कहते हैं कि बाद में उनके बाद वो बादशाह तक बने और उन्होंने गरीबों की खिदमत की। वही भाई जिन्होंने उनको फेंका था वो इतने गरीब हो गए कि उनके दरबार में उनके पास जो है चीजें मांगने गए, और जब कहत का वक्त था, जब सूखा पड़ा था और उनके जो अपने भाई थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे एक माँ के, वो भी उनके साथ गए। उन्होंने उनको रोका। ये एक आदमी के संघर्ष की कहानी को इस कुरान की आयत में पेश किया गया है कि कैसे एक आदमी के भाई दुश्मन हो गए, कैसे उसे कुएं में फेंक दिया, कैसे कैसे तंगी आई, कैसे कैसे हालात आए, और फिर उन हालात से वो निकल करके कैसे एक आदमी बादशाह बन जाता है। कुरान की इन आयतों में कारी साहब ने ये बातें पढ़ी, ये बहुत अच्छी आयत इन्होंने पढ़ी। ये हमें प्रेरणा देती है, हमें प्रेरित करती है, हमें उत्साहित करती है कि बुरे वक्त में नहीं घबराना चाहिए। अगर 10वीं में कम नंबर आ गया है, 12वीं में कम नंबर आ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है और वक्त बहुत आगे हमारे पास है जिसे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये मैसेज था उनका जो उन्होंने पढ़ा है, मैं चाहता था कि आपको बता दूं। हमारे बीच इरशाद साहब हैं, समिति के मेंबर हैं, मशहूर एडवोकेट हैं, फिरोजपुर जिरका में प्रैक्टिस भी करते हैं और समाज खिदमत के लिए जाने जाते हैं, हमारे बीच है। मैं उनसे कहूंगा कि इन बच्चों को चंद शब्द प्रेरणा के और चंद शब्द दुआओं के से इन बच्चों को नवाजिए। इरशाद भाई। सबसे पहले मेरी सभी जन के लिए गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं अपने मेवात कारवां के संयोजक डॉक्टर अशफाक आलम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और बाकी स्टेज पे बैठे हुए हमारे गुरुजी और गांव के सभी मौजूद लोग सभी का शुक्रगुजार, और जितने भी इस प्रोग्राम में आए हुए मौजूद सदस्य हैं सभी को धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं मेवात कारवां के संयोजक डॉक्टर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे गांव में, हमारी ग्राम पंचायत में समय समय पर इन्होंने बच्चों को, ग्रामवासियों को, किसान को, सभी जन जो भी ग्राम पंचायत में रहते हैं सभी को समय समय पर
उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे समय समय पर प्रोग्राम करते रहे, जिससे एजुकेशन के प्रति हमारे गांव के विद्यार्थी लोगों में उमंग बनी रहे, और गांव के ऐसे बहुत से कैंप लगाए जिसमें लोगों को जागरूकता मिली और बहुत सी जानकारी मिली, और समय समय पे करते आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह से प्रोग्राम करते रहेंगे। बात मैं अभी इस प्रोग्राम की करता हूं जो आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जो मनाया जा रहा है। खास तौर से ये विद्यार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जिन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। बाकी मैं उन बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाह रहा हूं जिन बच्चों के अंक कम आए हैं या फिर वे पास ही हो पाए हैं, वो भी अपने संघर्ष करते रहें और आगे अपना सफ़र जारी रखें और मेहनत करें। अगर मेहनत करते रहोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी जब स्टूडेंट रहे थे, वो भी कोई फर्स्ट क्लास स्टूडेंट नहीं थे जो सीनियर थे, वो भी मध्यम स्टूडेंट थे जो मिडिल होते हैं क्लास में, उन्हीं में से थे। और जिसको आज हम याद कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रपिता कहलाए और कहलाते रहेंगे। उसके जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए। महात्मा गांधी एक ऐसे शख्स थे जिसने हमारे देश को आज जिस स्तर पे पहुंचा हुआ है, इसमें पहुंचाने में उसका बहुत बहुत योगदान है। उसने हमारे देश को जब भी परेशानियों में, गुलामियों में रहा था, उसमें उसके दिल के अंदर अपने देश को आज़ाद कराने की तमन्ना थी। उसने मेहनत करी और पूरे देश में ज्वाला जलाई, बहुत से आंदोलन और कार्यक्रम किए और उनमें भाग लिया। और इस 2 अक्टूबर को हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी एजुकेटेड और बैरिस्टर होने के नाते एक बार ऐसा भी हुआ था कि वो साउथ अफ्रीका में भी केस लड़ने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने गरीबों का हाल ऐसा देखा और उनके गरीबों के हालात को देखकर उनके दिल में ज्वाला जगी, और उसने अपने देश में अहिंसा का मार्ग अपनाया। और इस मार्ग को अपनाते हुए उसने हमारे देश में ऐसी कामयाबी की और ऐसा हमें सबक सिखाया कि हम आज भी अहिंसा के मार्ग पर चलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हिंसा से बेहतर बहुत ही ज़्यादा अहिंसा का मार्ग है, जिससे चलकर हम हर कामयाबी को छू सकते हैं। लास्ट में मैं बच्चों को अपनी तरफ से ये प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को जारी रखें, मेहनत करें। लॉकडाउन में वैसे तो खैर क्लासें सुचारू रूप से नहीं लग पाई, अब चालू हो गई हैं बड़े बच्चों की। घर पर मेहनत करें और स्कूल में भी क्लासें चालू हो रही हैं। जिस तरह से अपने मेहनत करते रहें और अपने समय को कवर करें और अच्छी मेहनत करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा इरशाद भाई अपनी बात रख रहे थे। वकील साहब गांधी को याद करते हैं। मैं मोहसिन एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ कि जनरल सेक्रेटरी हैं, कि संस्था की तरफ से चंद अल्फाज आप जरूर करें। ये जरूरी नहीं कि रोशनी चरागों से ही हो, ये जरूरी नहीं कि रोशनी चरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन किए जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम मौसिम खान एडवोकेट है और मैं मेवात कारवां का सचिव हूँ। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जन्म दिवस है, हम उसको मना रहे हैं।
मैं सिर्फ एजुकेशन पर ही बात करूंगा। एक बहुत मशहूर अंग्रेजी की एक कहावत है कि एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन इन वर्ल्ड, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी कि शिक्षा एक ऐसा ताकतवर हथियार है जिससे हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। शिक्षा के लिए एक बहुत मशहूर किस्सा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे ख्याल में आप सभी ने हजरत उस्मान गनी का नाम सुना होगा। अपने समय के बहुत मशहूर बादशाह भी रहे हैं हजरत उस्मान गनी। उनका एक किस्सा मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार हजरत उस्मान गनी ने अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे एक ऐसी बादशाहत अता फरमा जो तूने आज तक किसी को ना दी हो। मुझे एक ऐसी बादशाहत अता फरमा जो तूने आज तक किसी को ना दी हो। खैर, अल्लाह ने भी उसे परखने के लिए हजरत उस्मान गनी को 3 चीजें देकर फरिश्तों के थ्रू भेजा। फरिश्तों को जमीन पर भेजा, उन्हें 3 चीजें दी और फरिश्तों से कहा कि इन 3 चीजों में से हजरत उस्मान कौन सी चीज को अपने लिए चुनते हैं ये उस पर छोड़ देना। तो फरिश्ते आए, वो 3 चीजें लेकर आई। पहली दौलत करता है कि आप IAS बनिए, आप IPS बनिए, आप IFS बनिए, आप UPS बनिए। जिनका इंटरेस्ट है राजनीति में वो राजनीति में जाइए। फोन हाथ नहीं उड़ जाए। हम कहाँ से लाएं? ये हौसला हम कहाँ से लाएं? ये आएगा इन महापुरुषों से। जिस महापुरुष की आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये हिम्मत हमें इन महापुरुषों से मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? मैं महात्मा गांधी जी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का एक ही किस्सा आप लोगों को सुनाता हूं, शायद समझने के लिए काफी रहेगा। एक बार बापू लंदन में थे, अपने किसी काम से गए थे, तो उन्हें सफर करने के लिए एक ट्रेन में जाना था और जल्दबाजी की वजह से वो ट्रेन के जिस डब्बे में चढ़े वो गोरे यानी कि अंग्रेजों का डिब्बा था, कालों का उसमें नहीं जा सकते थे। तो खैर अंग्रेजों ने उन्हें ये कहकर डब्बे से बाहर निकाल दिया कि तुम काले हो और ये डिब्बा गोरों का है, इसलिए तुम इसमें नहीं बैठ सकते। उन्हें धक्का देकर बाहर निकाला गया। महात्मा गांधी जी ने तब एक प्रेरणा दी उस समय। उसी समय उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि जिस तरह से तुमने आज मुझे रेल के इस डब्बे से निकाला है, ठीक उसी तरह से एक दिन मैं तुम्हें अपने देश से धक्के देकर बाहर निकालूंगा। उन्होंने प्रेरणा ली, उस प्रेरणा पर डटे रहे, उस हिम्मत से काम किया, उस मेहनत से काम किया और एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा और आज दिन वो है कि हम अपनी बात पूरी आजादी के साथ इस मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं। इसलिए हमें पूरी हिम्मत और हौसले से काम करना चाहिए। अभी आलू भैया ओए बोले पकड़ लेना हाथ मेरे। एक शेर है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा काम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा काम बन सकता है। अगर दिल में हो आग, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नजम का कितनी लाइक है हमारी। अक्सर एजुकेशन के जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो एक 4 लाइनें कहते हैं कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहां पर खो के गुजरी है। किसी के दिल की
11 बजते हैं। जहाँ से होके कहाँ वक्त तक होएगा? हमारी सारी चालाकी वहाँ पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। यानी कि अगर कामयाब होना है तो सोकर नहीं, रोकर भी नहीं, मेहनत कर कर गुजारो। और सपने कामयाब करने तो रोना भी पड़ेगा। फिर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मास्टर रवि जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आए। अरे गुरुजी खड़े तो हो जाओ, बच्चे प्रेरित तो हो के बीमा के सर जाके आप सिर्फ आके बच्चों के सामने खड़े हो जाओ। मास्टर रवि जी आप पूरा जो है गिरवाड़ी का स्कूल संभाल रहे हो, ऐसे ही कहा तो ये बच्चे तो कल संभालेंगे। आइए जोरदार तालियां रवि भाई के लिए बजाएं। आदर व सम्मान के योग्य मेवात कावा जनसंगठन के सदस्य एक कर कहा रहो। एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमारे गुरुजी नाजिम आजाद जी, हैं? मंच पर विराजमान अन्य सदस्य और मंच के सामने बैठे बहन बेटियां, मान्य सदस्य। अब जाओ। सबसे पहले तो मैं बोलने से पहले मैं आज पहली बार माइक पे बोल रहा हूँ, अगर कोई मेरे से कोई गलती हो तो माफ करना। मेवा संगठन ने जो इस एजुकेशन पर पहला कदम उठाया है, इसके लिए बहन बेटियों को सम्मानित करने के लिए, जो मेरे युवाओं को सम्मानित करने के लिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। बताइए, देखिए कुछ लोग, सब लोग बोल नहीं सकते लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। रवि जी ने बहुत कुछ किया है, शिक्षक है। शिक्षक होना अपने आप में मेरे लिए तो बहुत सम्मान की बात है। शिक्षक अगर कोई राष्ट्रपति है वो भी एक शिक्षक के पास से होकर गुजरता है, प्रधानमंत्री है वो भी एक शिक्षक के पास से गुजरता है, जो बड़े बड़े IAS हैं, कलेक्टर हैं, SP हैं, सबको पहले इन गुरुओं का आशीर्वाद लेके ही जाना पड़ता है। तो मुझे तो सब कुछ ये लगते हैं कि गुरु बनना अपने आप में बड़ी बात है। और आज रवि भाई बहुत अच्छा सेवा दे रहे हैं। मैं ईसा भाई से कहूँगा कि गांव की तरफ से चंदन पास, आप कहें संगठन की तरफ से चंदन पास। ये सब खुदी को कर बुलंद इतना कि खुद तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछेगा, बता तेरी रजा क्या है। ये दो लाइनें जो मैंने की है, इनके अंदर एक इंसान के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। और इसमें बताया गया है कि इंसान को हर फील्ड में अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, अपने आप को तैयार करना है कि ऊपर वाला भी नीचे वाले इंसान से पूछ ले कि आपने इतनी मेहनत की है, इतना संघर्ष किया है, अब आप मांग लीजिए मुझसे, जो मुझसे मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। आपकी मेहनत का फल मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, देश के दो महान सपूतों की हम जन्म दिवस के रूप में आज उनको याद कर रहे हैं। ये दो महान सपूत देश की गुलामी, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था तो इन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधकर एक एकता का जो पाठ पढ़ाया और लोगों को उस ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मजबूत किया। और उस एकता के पाठ से ही अहिंसा के मार्ग पर चलकर उस ब्रिटिश हुकूमत को, जिसने देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, हिंदुस्तान हमारे देश को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो सिर्फ एक अहिंसा का रास्ता था, एक अहिंसा का रास्ता था। आज भी मैं अपने नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से और अपने प्यारे स्टूडेंटों से एक ही अपील करूंगा कि आप कभी भी अहिंसा के रास्ते को मत छोड़िए।
यही एक ऐसा रास्ता है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकता। किसी भी मुसीबत का समाधान हिंसा नहीं हो सकता। हिंसा से बहुत से परिवारों को जो है कि उजड़ते हुए देखा है, गांव को उजड़ते हुए देखा है, मुल्क को उजड़ते हुए देखा है, हंसते खेलते परिवारों को तबाह होते देखा है। इसलिए कभी भी आप हिंसा के रास्ते पर मत चलिए, हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलिए और दूसरों को भी अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कीजिए। आज जो हमारा मकसद गांधी दिवस के मौके पर उन विद्यार्थियों को सम्मानित करना है जो हमारे गांव के विद्यार्थी, उनमें हमारी बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं को पास आउट किया है। किसी ने मेरिट बनाई है, किसी ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, किसी ने कम मार्क्स से पास किया है, लेकिन उन्होंने बोर्ड के एग्जाम को पास किया है। जो बच्चे कम मार्क्स से पास हुए हैं या जो फेल हो गए हैं, वो अपने आप को मायूस ना करें, अपने आप को कमजोर ना समझें। परीक्षा में पास होना कोई बड़ा कमाल नहीं है, परीक्षा को टॉप करना कोई बड़ा कमाल नहीं है। बड़ा कमाल है आप एजुकेशन लेकर एक अच्छे इंसान बनकर दिखा दो, यही एक आपका जो है कि सबसे बड़ा कमाल है। इसलिए जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं पास किया है, खास तौर से हमारी बहनें, छोटी छोटी बहनें, मैं उनसे कहूँगा कि आप 10वीं और 12वीं पास कर कर ही जो है कि घर ना बैठिए। आपको अभी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा पास करनी है और ये शिक्षा पास करके आपको एक अच्छा नागरिक बनना है। जरूरी नहीं है कि आपको सर्विस मिले, नौकरी मिले, जरूरी नहीं है आप बड़े IAS IPS अधिकारी बने। सही मायने में अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए, एक अच्छे नागरिक बन गए, तो आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आखिर में आपसे यही कहूँगा कि एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, एजुकेशन एक ऐसी चिंगारी है, अगर इसकी लो आपने जगा ली तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। ये एक ऐसी बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए आप पढ़िए, एजुकेशन को मन लगा कर पढ़िए। आप ये ना देखिए कि परिस्थितियां अनुकूल हैं या संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है, अगर अपने माँ बाप का नाम आपको रोशन करना है, अगर अपने गांव का नाम आपको रोशन करना है, अगर अपने मुल्क का नाम आपको रोशन करना है, तो आप परिस्थितियों को, इन संसाधनों की कमी को भी नजरअंदाज करते हुए आप एक बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। इसलिए प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आपको ये एजुकेशन हर हाल में हासिल करनी है। हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने 10वीं 12वीं पास करके, किसी ने मेरिट से, किसी ने फर्स्ट डिवीजन से, किसी ने कम मार्क से पास कर कर अपना नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप हाई से हाई एजुकेशन पास करोगे और अपने गांव का नाम रोशन करोगे। शुक्रिया। बहुत अच्छा ईसा भाई। और मैं मेवात कारवां का मंच है और मैं ये हमेशा ये करता हूँ कि अगर कोई शख्स, जैसे आप सब बेटियां बहनें बैठी हैं, आप सब में से, पीछे खड़े नौजवानों में से कोई भी शख्स कोई पॉजिटिव बात अगर करना चाहता है तो आप हाथ उठा के आके यहाँ से बात रखना। सामने बैठे इतने लोगों में से कोई भी बेटी, कोई भी बहन, कोई भी माँ, कोई भी बेटा कोई बात कहना चाहता हो तो आ सकता है। मैं हमेशा मेवात कारवां के मंच से मौका देना चाहता हूँ। तो इससे पहले कि अब आगे की कार्रवाई हो, मैं खालिद भाई से कहूँगा कि चंद अल्फाज बोल के बच्चों का नाम आप ऐलान कर दें ताकि उनके बाद अध्यक्षीय भाषण हो सके।
खा दे और इतना दे चल। सबसे पहले सभी साथियों को सलाम अलैकुम, नमस्कार। साथियों, आज हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि शिक्षा क्यों जरूरी है, और ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ये उन बच्चों को सम्मानित करना है जो बच्चों ने पढ़ाई की है और पढ़ाई में पास हुए हैं। तो मेन चीज जो है शिक्षा क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा क्यों जरूरी है। अभी हमारे सारे साथी कह रहे थे कि शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत है, तो वो चीज आपको समझनी होगी। यदि आपके पास शिक्षा है, शिक्षा आपके अंदर 3 चीजें पैदा करती है। यदि इंसान को अंदर 3 चीजें आ जाती हैं तो अपनी जिंदगी इज्जत तरीके से जी सकता है और अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपने समाज का रोशन कर सकता है। आज आपको पता होगा कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां फैल रही हैं और हमारी कौम के रहनुमा, हमारे कायदे, हमारे बुजुर्ग सब ये चीज कह रहे कि जो बुराइयां फैल रही इनको खत्म करो, इनको समाप्त करना है। लेकिन हम कितना भी जतन कर लें, कितनी भी हम परेशानियां उठा लें, जब तक हम शिक्षा हासिल नहीं करेंगे कोई भी बुराई हम खत्म नहीं कर सकते। क्योंकि शिक्षा वो चीज है जो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाती है। यदि आप पढ़े लिखे हो, आपके पास शिक्षा है, किसी चीज की जानकारी है, तो आप लोग आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकते हो कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। यदि कोई आपको गलत साबित करता है और आपको जानकारी नहीं है तो आप मान लोगे कि हाँ ऐसे हो सकता है। यदि आपके पास शिक्षा है और जानकारी है तो आप गलत बात को सही नहीं बता सकते, आप उसका विरोध करोगे। मेन चीज जो है शिक्षा आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा करती है, ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज शिक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि आज जो शिक्षा है वो क्रिएटिव, कुछ अलग करने की सोच पैदा करती है। एक आम इंसान गांव में जिंदगी जीता है और वो सोचता है कि हमने क्या करना है, तो सब लोग ऐसा नहीं होता कि आज हम माइक पे बोल रहे हैं। अगर कोई अलग करने की नहीं सोचता तो अपनी आवाज को आपके सामने इस सुविधा के साथ हम नहीं बोल सकते थे। ये शिक्षा थी जिसने हमारी हल्के से हम बोल रहे हो, हल्की सी आवाज आपके सामने निकाल रहे हैं और आप यहाँ 50 लोग सुन रहे हैं। ये जो पैदा हुई है, ये शिक्षा जो जानकारी मिली, ये कैसे बनेगी, हम अपनी एक आवाज को सैकड़ों लोगों के सामने कैसे पेश कर सकते हैं, ये चीज शिक्षा से हमें आई। या आप कुर्सियों पे बैठे हैं, किसी ने सोचा होगा, सिर्फ शिक्षा ने समाज में कुछ अलग करने का जो तरीका है, एक अलग तरीके से जिंदगी जीना है, ये सोचता है। और सोचने की जो समझ है सिर्फ शिक्षा देती है। जब तक आप कुछ अलग नहीं सोचोगे, कुछ नया नया सोचोगे, तो आपकी शिक्षा मुकम्मल नहीं है। इसलिए शिक्षा जरूरी है क्योंकि ये समाज है, समाज में सभी तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। और रोजगार, अब हम कह रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं है। यदि आपके पास शिक्षा है और आप शिक्षा का इस्तेमाल करके अपना कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे के ऊपर निर्भर रहोगे। भाई किसी व्यक्ति ने तो ये माइक बनाया होगा, किसी ने ये ऊपर छत बनाई होगी, किसी ने ये पाइप बनाया होगा, किसी ने किसी चीज की तो उसने आविष्कार किया होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा अलग, और वो कितना बड़ा आदमी बन गया। इसीलिए हमें भी शिक्षा के साथ कुछ अलग नया करने की सोच है। तीसरी चीज ये है जो शिक्षा हमें पैदा करती है, कोई भी इंसान जो शिक्षा लेता है उसका कैरेक्टर जो है 1 नंबर होता है। उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी बोलचाल, उसका निवास, आदमी के साथ उसका स्वभाव, सब कुछ चेंज हो जाता है। अभी अंदाजा आप एक अनपढ़ परिवार से, एक जाहिल परिवार से, और एक दूसरी साइड आप पढ़ा लिखा परिवार, दोनों को आपस में तुलना कर लें, एक पढ़े लिखे परिवार में और एक अनपढ़ परिवार में कितना फर्क है। ये आपको समझ में आएगा कि हमें शिक्षा क्यों जरूरी है। आप ये ना सोचें कि यार मेरी 80% बननी थी लेकिन नहीं बन पाई। नहीं, शिक्षा वो है जो हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव लेके आए। हमें कुछ बदलने के लिए शिक्षा लेनी है। सिर्फ हमें मेरिट से लेकर नौकरी के लिए शिक्षा नहीं करनी है। सिर्फ यदि हमें अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना है तो शिक्षा हमें बहुत जरूरी है। और दूसरी चीजें, हम समाज हमारा जो है दूसरी रास्ते से पकड़ लिया है, अलग पटरी पे जा रहा है। जुआ है, सट्टा है, शराब है, दुनिया भर की बीमारियां हमारे समाज में पैदा हो गई। ये सारी की सारी बुराइयां तब खत्म होंगी जब हमारे अंदर शिक्षा आएगी। हमें पता चलेगा कि इस चीज का ये नुकसान हमें हो रहा है। अरे हमारे अनपढ़ लोग हैं, शिक्षा हमारे पास है नहीं, कुछ सोचने की क्षमता हमारे दिमाग में नहीं है। अरे जो हो रहा है वही तो कर रहा है, मेरा थोड़ी को नुकसान हो रहा है। सब लोग इसी में सोच रहे हैं। अगर हम ऐसे ही सोचते रहे तो हमारा समाज बहुत पीछे चला जाएगा। इसीलिए
ज़्यादा बात ना करते हुए ये समझाना था आपको कि शिक्षा हमें क्यों लेनी चाहिए। तो आज का हमारा जो प्रोग्राम था वो आपको सम्मानित करना था, जो बच्चों ने मेहनत की और मेहनत के बलबूते पे पास हुए और अपना और अपने परिवार का जो आगे चल के कोई ना कोई काम करेंगे और अपनी ज़िंदगी में जो नाम रोशन के 10वीं पास की, कुछ बच्चों ने 12वीं पास की है। और हम उन बच्चों का नाम करते हैं कि एक योगेश कुमार हैं जो 10वीं में पास हुए, इस्मामुल हक, मुजाहिद, राकिब, तहसीम, रेनू, पूनम, मोनिका, आरती, वंदना, तालिम, एक परवेज, फरदीन, मोहब्बत और तौफीक और शाहरुख, एक आसिफ, शोहिल, अरमान, ये 3 बच्चे हैं जो अभी आए हैं दोरखी गांव से। इन सारे बच्चों को अभी सम्मानित किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि इन्होंने कुछ नया, बहुत सारे लोग थे जो ड्रॉप आउट हो गए, पढ़ना चाहते थे लेकिन घर की परेशानी की वजह से नहीं पढ़ा पाए। कुछ ऐसे थे कि घर में बहुत सारे काम काज हैं, पैसे की तंगी थी या बच्चों को खिलाना, काम सचाना, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन सारी समस्याओं को एक साइड करके अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, अपने भविष्य की तरफ ध्यान दिया और उन बच्चों को सिर्फ इसीलिए आज सम्मानित करते हैं कि उन्होंने कुछ अलग सोचा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब लंबी बात नहीं करते हुए एक बात मिसाल देके समझाना चाहता हूँ। ये जो फिरोजपुर झिरका की अदालत है, कोर्ट में 10 बिहारी बाबू काम करते हैं। ये जो कोर्ट है इसमें 10 बिहार के लड़के क्लर्क लगे हुए हैं, बाबू लगे हुए हैं जज के नीचे। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर हमारे मेवात के ही 36 बिरादरी के बच्चे पढ़े होते तो इस कोर्ट में ये 10 लोग बिहार से आके नौकरी नहीं करता। क्योंकि अब तो सरकार ने कानून बना दिया है कि लॉ में स्टेट के ही लोगों की नौकरी हुआ करेगी, लेकिन न होने की वजह से 10 लोग हमारे बिहार के लोग करते हैं, सभी जाति के। हेल्थ विभाग में 70% सीट खाली है, एग्रीकल्चर में 80-82% सीट खाली है और भरने के लिए बाहर के लोग, दूसरे जिलों के लोग, शिक्षा में सीटें खाली हैं, दूसरे जिलों के लोग यहाँ के राजी नहीं है, हम पढ़ने के लिए राजी नहीं है। अगर हम पढ़ के काबिल बनेंगे तो नौकरियां भी मिलेंगी। मैं 100% ये करता हूँ कि अगर इल्म है तो नौकरी मिलेगी और अगर हल्की फल्की इल्म है तो ज्यादा ना मिले, नहीं तो जगह खाली है, आने वाले समय में ही मिलेगा। मैं मास्टर इरफान साहब से, जो हमारे आखिरी वक्ता हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप आए और हमारे बच्चों को दुआएं दें। मास्टर इरफान साहब। का वक्त हो गया होगा तो मुझे लग रहा है, तो बस थोड़ा दिल में दर्द होगा, डॉक्टर साहब से कहकर भी वक्त ले लिया है। सभी सम्मानित साथी और गांव के मौजूद लोगों, मेरी माँ और बहनों और भाइयों, दरअसल हर कोई समस्या तो बता देता है, समस्या ये है, लेकिन समस्या का निवारण नहीं बताता कौन कहता है। ईशान शर्मा हिंदुस्तान के क्रिकेटर हैं और आपने देखा होगा अच्छे खासे लंबे बॉलर हैं, अच्छी खासी गेंदबाजी करते हैं। उसने काफी सालों से इंडिया के क्रिकेट खेल रहे हैं। वो कह रहा था कि यार ये तो लोग बताते थे कि तेरे अंदर कमी क्या है, तो मुझे किसी ने बताया नहीं इस कमी को सुधार। तो ऐसे मैं इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, इतने लेवल पे पहुंच गया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल रहे, इतने मैच मैंने खेल लिए, सबने बताया तेरे अंदर कमी ये है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि इस कमी को तो सुधार के। मुझे उसकी बात अच्छी लगी, यार ये तो ठीक है, जब कमी तो पता है, कमी तो दुनिया भाई हमें दिख रहा है कि हाँ इस पर ये कमी है, लेकिन समस्या तो हर कोई दिख रही है किसी को, लेकिन समस्या को सुलझाए कि सजाए वो भी तो पता होना चाहिए। सब बता रहे शिक्षा का महत्व, शिक्षा का महत्व, ठीक है शिक्षा भाई, जब शिक्षा हासिल कर ली तब तो उसका महत्व है, लेकिन शिक्षा हासिल कैसे करी जाए ये भी तो मेन पॉइंट है कि क्या समस्या आपको सामना करना पड़ता है। मैं तो इतना कहूँगा, मेरा परिवार के बैकग्राउंड में जाइए आप, हमारे पापा 4 भाई थे, उनमें से 30 नंबर का मेरा पापा और नॉर्मल फैमिली, बिल्कुल सबसे आर्थिक स्थिति कमजोर। और मेरे पापा ने इरादा किया था कि चाहे मेरा मम्मी आते में क्या हुआ है, हर रुमाल बिक जावे, छोड़ो पढ़ाओ जा कुछ हो जावे। मैंने भी वहाँ सुनता था और दुनिया क्या क्या नहीं कहती थी हमारे बारे में, तू बना लियो अपना मास्टर डॉक्टर, हम तो कमा लेंगे। लेकिन जब हमारा बाप ने वो बात सोची तो तभी तो हम मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के बीच में। अगर सोचा ना होता, अब मैं आपको समस्या बताता हूँ कि अगर आप भी चाहते हो, कोई बच्चा सुन रहा हो पहली क्लास से लेकर और अभी जो पढ़ रहा हो, वो सुन रहा हो कि यार ये इरफान, ये नाजिम सर, ये सब लोग यहाँ खड़े हैं, यार यहाँ पहुंचा कैसे जाता है, तो मैं बताता हूँ यहाँ पर कैसे पहुंचा जाता है, कितनी कितनी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। वो
मोहसिन सर कह रहे थे कि रोना पड़ता है, वो शेर में आया था। मोहसिन सर को तो बनाया मंच मिल गया, पापा सरपंच थे, उन्हें क्या पता रोया कैसे जाता है। हमें पता है कि रोकर किस तरह मुकाम हासिल किया जाता है। हमने रो कर ये मुकाम हासिल किया है। हमने रो कर रातों को रो कर ये मुकाम हासिल किया है। किसके सामने रोए? इंसानों के सामने कभी नहीं रोए। रोया हूं सिर्फ खुदा के सामने और अपनी मेहनत के दम पर। क्या मुझे तो काबिल बना, किसी के सामने मत झुका। अल्लाह से ये दुआ थी, अल्लाह तो मुझे काबिल बना, किसी के सामने मत झुका। और ये शुक्र है खुदा का, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद, फैमिली का प्रेशर और क्या क्या नहीं सहन करता हूँ आज भी। जो लोग मेरे करीबी हैं सत्संग पे हैं, और रात की ही बात है, क्या लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं हमें गिराने की, लेकिन मुझे पता है जब तक मेरे साथ मेरा खुदा है मुझे कोई नहीं गिरा सकता। अब यहाँ पहुंचने के लिए क्या क्या कुर्बानी करनी पड़ती है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ से प्रभु जी का जो पढ़ने जाते थे पब्लिक स्कूल में 2 रुपए मिलते थे, या तो उन्हें किराए में देते चाहों का समोसा खा लो जाके। कॉलेज बेस से एडमिशन लिया, मैं बताता हूँ, बकरी बेच कर मेरे मुझे पैसे दिए और मेरे 1500 रुपए की तनख्वाह दी। मुझे बकरी बताता हूँ कितनी परेशानी सामना करना पड़ा। बकरी के पैसे बेच कर मैंने मुझे पैसे दिए तो मैंने 5400 रुपए मुझे गलत कर पाया। 5400 रुपए बेच दिए बचने की फीस दी, और 20 रुपए मिलते थे। वाइमटी कॉलेज यहाँ से 55 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से 20 रुपए मिलते थे, जाना भी है 20 रुपए में, आना भी है, कॉलेज से पढ़कर आना भी है। तो ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप लोग ये मत सोचिए मेरे पास अच्छे जूते नहीं है, मेरे पास पुरानी किताबें हैं। किताबें कोई दिलाएगा, जूते जब दिलाएगा तब मैं पढ़ने जाऊंगा। अच्छा माहौल कोई मुझे आएगा या जो भी आपके पास उपलब्ध है, फटे जूते, फटे कपड़े, मैं सही बताऊं क्या बताऊं। मैं हाई पुलिस स्कूल में पढ़ता था, तो वो अच्छे करीब करोड़पति लोग वहां पढ़ते थे, वो मैं भी था, लेकिन मैं उनमें से एक था जिसकी फटी हुई बुशर्ट होती थी, जिसके बटन नहीं होती थी। सही बता रहा हूँ, किसी पूछ लेना, बात नहीं सरल थे, लेकिन अब क्या बताएं। मैं बता रहा हूँ ये सब परेशानियां को वो इग्नोर करते हुए, उन सबको छोड़ते हुए पीछे पढ़ना है। बस पूरे साल में 2 एब्सेंट होती थी मेरी, एक किसी शादी की आ जाती थी या किसी को बुखार चढ़े, तो साल में बुखार मुझे हर साल चढ़ता चढ़ता पता नहीं क्यों। ये 2 एब्सेंट पूरे साल होते थे। बरसात हो, कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, स्कूल जाना तो जाना है भाई। अरे ऑप्शन भी तो नहीं है। जमींदार का बेटा जमींदार कर लेगा, दुकानदार का बेटा दुकानदार ही कर लेगा। मैं क्या था, मैं गरीब बाप का बेटा, मैं करता क्या? अगर मैं पढ़ता ना तो करता क्या? वो दिन मरता नहीं तो करता क्या? मैं उन माँ बाप से कहना चाहूंगा जो अपने बच्चों को 20 रुपए दे देते हैं। 5 साल का बच्चा, उसको 2 रुपए खर्च करने की उस दे देते हैं 20 रुपए, बेटा खर्च कर रहे हैं। जिसके जेब में पैसे हैं वो क्यों पढ़ने, उसको दिल में क्यों दर्द पैदा होगा? अगर जब हमारे दिल में मुझे सब कुछ मिल रहा है, मुझे सब कुछ मिल रहा है, मेरे दिल में दर्द पैदा क्यों होगा? क्या मुझे मैं देखता था यार इसके पास ही है, इसके पास ही है, इसके पास ही है। भाग देशों को हासिल करना चाह रहे तो चलो पढ़ना पड़ेगा, कुछ बनना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी देर बाप दिल निकला देगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग जो पढ़ गए, कितने % लोग पढ़ रहे हैं आप बताइए? मैं कह रहा हूँ कि 2% लोग पढ़ रहे हैं। कैसे कह रहा हूँ? आप पढ़िए, देखो फिर समाज में आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, हम यहाँ काम देते हैं, आदमी थोड़ी हो, इतना थोड़ी इतना ही आदमी काम है। फिर इसी स्कूल की बात करता हूँ, 100 बच्चों ने एग्जाम दिए थे इस स्कूल में, 14 बच्चे पास हुए। वो बच्चे वो पास हुए हैं जो रेगुलर नहीं दिखे, जिन्होंने समझा कि हमें पढ़ेंगे तो कुछ करेंगे, कुछ पाएंगे। गरीब लोग भी हैं। मैं बताता हूँ आप लोगों से वादा करता हूँ, मैंने इतनी संघर्ष के साथ ये हासिल किया है और यहाँ पहुंचा हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र, मैं नहीं कहता मैं ज्यादा बड़ा काबिल बन गया। इतना थोड़ी सी बता दूं कहाँ बन चुका है मेरे पास पोस्ट है। एक बाप से संगठन है, उस राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे का उपाध्यक्ष में, डीसीओ ऑफिस में काम कर रहा था सक्षम में, उसका पूरे ब्लॉक का सुपरवाइजर हूँ। के अंदर में पिछले 10 साल से स्कूल में काम कर रहा हूँ, 4 साल से खुद का स्कूल चला रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र, जो लोग सोचते हैं हम करेंगे, मैंने इतनी कम उम्र में कर लिया है। कब कर लिया है? तब मैंने खुदा को पकड़ा और अपनी मेहनत के दम पर भरोसा किया। तो अगर आप लोग भी बनना चाहते हो, जो लोग आप कर रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो, कोई भी कंडीशन है, पैसे नहीं है, फटे जूते हैं, कुछ भी है, पहुंचो स्कूल तो पहुंचो, और वो भी नहीं है तब भी पहुंचो। ये मैं समझते का निवारण बता रहा हूँ, समझ से नहीं बता रहा हूँ। सबने बता दे शिक्षा के बाद ये होगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। मैं नहीं बता रहा हूँ, सबके बाद ये परेशानी आती है। मैं बात नहीं बता रहा हूँ। अल्लाह शुक्र हिंदी इंग्लिश अच्छी खासी बोल लूँ मैं, और मैं उर्दू भी आ रही हूँ, काम चलाऊँ फिर भी। लेकिन मेवाती में हमारे बताओ 10 पल्ले पड़ जाता है हर बात। सिंपल सी बात है, कुछ ना मिल से कुछ ना मिल से अगर पढ़ाई में मिलेगा ना, इज्जत तो ऐसी मिलेगी चाहे तुम करोड़पति बढ़ जाओ, जब मिल से। जब मैंने +2 करने के बाद किसी ने कहा कि आप स्कूल में काम कर लें, और वो मिलता तो 1200 रुपया आखिर। लेकिन जब मैं गया, जब मास्टर सब कहा ना, जो
सर जब कहने लगे लोग तो मैंने लगा कि ये सर को सही मायने में सच्चा सर बनने के लिए कुछ भी करना पड़ता, बनना तो सर ही है। और अल्लाह का शुक्र है, लोग कहते भी हैं सर, और उस सर कहने वाले हम कुछ बना भी है, और लोग कह भी रहे हैं, और उनको मजबूर भी कर दूंगा, सर लोगों को कहना भी पड़ेगा। अगर वो कह रहे हैं ना कि नहीं कहना चाहते, वो लग रहा है कि भाई एक मलिक का बेटा, एक तेली का बेटा, वो हम एक और शब्द सवाल नहीं करना चाहते कि अल्लाह का शुक्र जो हमने कोई जान ही ना ऐसे होगा सब बिगड़ गया गाँव में, तो उसको भी खत्म कर दिया अल्लाह ने चाहा तो। अपने एजुकेशन के पर शिक्षा हासिल करो यार, हासिल तो करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। समस्या है ना, समस्या मुझसे मिल लेना। किसी के पास आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या, कोई तेरा बालक दिमाग भटक जाते हैं अपने मकसद से, मुझसे मिलिए, इंशाल्लाह मैं निवारण करूंगा। कंप्लीट मैन आपके सामने खड़ा, मैं जिंदगी में कभी अपनी पढ़ाई नहीं की, आज मैं आपके सामने इतने सारे लोगों मंच में बोल रहे हैं कि लाइव मेरा प्रोग्राम तय कर रहा हूँ। कंप्लीट मैन खड़ा है आपके सामने, हर समस्या का सोल्यूशन मेरे पास है। अब मिलिए आपके साथ इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ऐसे लोगों के संपर्क में मैं हूँ कि आप किसी आर्थिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी भी समस्या की वजह से आप लोगों को नीचे नहीं देखने पड़ेगा। इंशाल्लाह आप लोगों दिमाग के अंदर कोई पैदा हो गया है, जो पैदा हो गया, लोगों ने सुना होगा फतेह मोहम्मद साहब के बारे में, सोले साहब के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में आपने सुना होगा, मैंने भी सुना, उनके बारे में पढ़ा है, जाना है। मैंने ये जाने को बने कैसे, उन्होंने संघर्ष किया कैसे, और मैंने जाना है बंदा को, मैं बनकर दिखाना चाहता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है अब तक मैंने वो सब हासिल कर लिया जो लोगों ने में हासिल किया था, और आने वाले टाइम में वो सब कुछ हासिल करूंगा। आप लोगों से जिंदगी मेरी रही, आप लोग जिंदा रहे, मैं जिंदा रहा, जो लोगों ने हासिल किया मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, दावा भी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह की चाह उम्मीद है, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, और मुझे एक काबिल पे भरोसा है कि इंशाल्लाह वो सब हासिल करूंगा जो लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, मैं करके दिखाने वाला हूँ। और किसी का सामने कोई समस्या करे मुझसे मिले, इंशाल्लाह आपकी समस्या निवारण इरफान करेगा, कोई करे ना करे। अस्सलाम वालेकुम, जय भारत। इरफान भाई के जज्बात, जब आदमी नीचे से ऊपर उठता है तो चाहता है कि अपना दर्द लोगों को बताएं, बताता है। गुरुजी वही चीज़ें बता रहे थे, समाधान बता रहे थे कि हर हाल में पढ़ना है, बुरे हालात में पढ़ना है, और परेशानियों के बीच में भी पढ़ना है। मैं अब आपका वक्त ज़्यादा लेना नहीं चाहता। इससे पहले कि हम सम्मान पत्र दें अपने बेटे और बेटियों को, आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे मास्टर नाजिम आज़ाद साहब, जो एक शिक्षाविद हैं, स्टार शिक्षक है, और शिक्षा विभाग में जो भी नई चीज आती है, शिक्षा जिला शिक्षा विभाग मेवात जो भी ऐलान करता है, उसमें जो मेन सोच होती है हमारे नाजिम सर की सोच होती है। जिला शिक्षा अधिकारी कोई भी आए जाए, लेकिन नाजिम सर की जो सोच है, जो समझ है शिक्षा विभाग के साथ जो आप शेयर करते हैं, वो एक ऐसा तरीका बन जाता है जो अपने मेवात में भी, हरियाणा में भी, और अब जो आपने सुना होगा कि जो ये मोहल्ला पाठशाला हम लोगों ने यही पेड़ के नीचे मास्टर नाजिम आज़ाद साहब ने कुसुम मलिक जी ने शुरू कराया था, इसी पेड़ के नीचे। हम लोग उस वक्त नहीं सोच रहे थे कि इतनी बड़ी बात है, लेकिन हम लोग इसी पेड़ के नीचे बैठ करके नाजिम साहब ने कहा, हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की बीवा गाँव से, और मोहल्ला पाठशाला आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव का चरवाहा विद्यालय, भैंस चरा और स्कूल खोल दिया था कि भैंस भी चराएगा स्कूल में पढ़ेगा, वैसे ही मोहल्ला पाठशाला आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। एनडीटीवी ने अपने प्राइम टाइम में इसको जिक्र करके पूरी दुनिया में फैला दिया है। हमारे बीच हम खुशनसीब है कि मास्टर नाजिम आज़ाद साहब हमारे मेवात में है, उससे भी ज्यादा खुशनसीब है कि हमारे फिरोजपुर जिरगा में है, और उस सबसे भी ज्यादा खुशी की बात है कि आजकल बीमा के इस गर्ल मिडिल स्कूल में आप एज ए इंचार्ज आपको सेवा दे रहे हैं, हमारे बीच मौजूद है। मैं सर से कहूँगा कि आप आएँ और बच्चों को प्रेरित करें। इज्जत डॉक्टर अशफाक आलम, अध्यक्ष मेवात कारवा, एडवोकेट मोहसिन, इरशाद एडवोकेट, वाटर इरफान मलिक, ईसा भाई, बरकत मलिक, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के मेहमान और हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। डॉक्टर साहब ने खैर बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना एश्योर करना चाहता हूँ कि मेवात में जो टॉप की चीज़ होगी एजुकेशन में, वो हम बीमा में देने के लिए तैयार हैं। उसके लिए बस आप लोगों का हमें सहयोग और साथ चाहिए। क्योंकि आज सम्मान समारोह है मेधावी छात्र छात्राओं का, तो आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि ये वही बच्चे हैं जो रोज़ स्कूल आते थे,
टीचर्स नहीं है, एक ही लेक्चरर है। उस एक लेक्चरर के सहारे इन बच्चों ने अपनी मेरिट बनाई है, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। रोज स्कूल आते थे, मैं देखता था इन बेटियों को, मेरे कैंपस से होकर गुजरती थी। रोज स्कूल आना अपने आप में एक परिपूर्ण होने की निशानी है। जब हम रेगुलर होते हैं किसी चीज़ के लिए, पाबंद होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी आसान होनी शुरू हो जाती हैं। और आपके लिए एक बहुत रोचक तथ्य मैं बताता हूँ कि बच्चे खुद पढ़ते हैं। हमें लगता है कि हम पढ़ाते हैं, टीचर्स को लगता है कि हम पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे खुद पढ़ते हैं। ये शायद आप लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि बच्चे खुद कैसे पढ़ते हैं, बिना टीचर के कैसे पढ़ सकते हैं। टीचर सिर्फ फैसिलिटेट करता है, उनको अवसर प्रदान करता है, लेकिन पढ़ते बच्चे खुद हैं। इसका मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण आप लोगों के सामने दूंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि बच्चे सच में ही खुद पढ़ते हैं। हमारे पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी जनाब दिनेश शास्त्री जी ने एक मुहिम चलाई थी बच्चों को गिनती पहाड़े सिखाने की, और मॉर्निंग असेंबली में बच्चे गिनती पहाड़े बोलना शुरू किए थे। और कई सारे गांवों से ये रिजल्ट आए थे हमारे पास भी। उस वक्त हम भी जिला शिक्षा अधिकारी महोदय की इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। तो उस वक्त ये रिजल्ट आए थे लोगों के कि हमने 10 या 20 साल बाद इसके पहाड़ों की आवाज़ सुनी। जिस प्रथा को हमने छोड़ दिया था, उस प्रथा को पुनः शुरू जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने किया था। उस मुहिम में इतना अच्छा बच्चों ने किया कि बच्चों ने 80 तक के पहाड़े याद कर लिए। 30, 40, 50 तक की तो कोई सीमा ही नहीं थी। हर स्कूल का बच्चा, प्राइमरी मिडिल का बच्चा, 30 तक तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो पहाड़े नहीं जानता हो। जबकि सच बताओ कि हमें भी 25-30 से पहाड़े ज़्यादा नहीं आते, मुझे नहीं आते 25-30 से ज़्यादा के पहाड़े। जबकि बच्चों ने 50 तक, 70 तक, 80 तक भी पहाड़े याद किए थे। अब आप ये बताओ, जब टीचर्स को नहीं आ रहे तो बच्चों ने वो कहाँ से सीखे? इससे ये सिद्ध होता है कि बच्चे खुद पढ़ते हैं। टीचर्स ने सिर्फ उन्हें मौका दिया, उनको फैसिलिटेट किया, और बच्चे खुद पढ़ने में सक्षम होते हैं। इसलिए इस बात का महत्व है कि आप रोजाना स्कूल आए। जब आप रोजाना स्कूल आते हैं तो स्कूल में एक एटमॉस्फेयर मिलता है, एक माहौल मिलता है, जिस माहौल में हम पढ़ते हैं, हम नए नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस से हम सीखते हैं। आज ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है, वर्चुअल पढ़ाई हो रही है, लेकिन वहाँ एक कमी रह जाती है हमेशा कि वहाँ जो स्कूल और यूनिवर्सिटी का माहौल मिलता है, वो माहौल हमें नहीं मिल पाता है। पीछे से माँ लड़ रही है कि तुमने खाना नहीं बनाया, तुमने पानी नहीं भरा, और हम ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं। लेकिन क्या करें, महामारी है और उसमें हमारी मजबूरी है कि हम सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन ही दे सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड को ध्यान में रखते हुए अभी स्कूल बच्चों को नहीं बुला सकते। 9 से 12 के लिए अभी सिर्फ इतनी गुंजाइश है कि 9 से 12 के बच्चे, 4-5 बच्चे इकट्ठे होकर सिर्फ टीचर से सलाह मशविरा करने के लिए आ सकते हैं। रेगुलर क्लासेज अभी चालू नहीं हुई है, और 1 to 5 और 6 to 8 का तो अभी कुछ नहीं पता है। शायद दिसंबर तक, जनवरी तक कब शुरू होंगी, इसके बारे में अभी कह पाना संभव नहीं है। तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस से ही जुड़े रहेंगे। आज चूँकि मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह है, तो आप लोगों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हुए। आप लोगों के लिए एक नई राह और नई सोच खुल गई है आगे, जहाँ से आप जिस राष्ट्र बच्चों से, जो बच्चे अपने जीवन में 10वीं या 12वीं में फेल हो गए हैं। फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, आपने ये सुना होगा। असफलता ही सफलता का आधार है। अगर आप असफल नहीं होंगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। वो लोग जिन्होंने जीवन में कभी असफलता को नहीं देखा, सही मायने में सफलता का जो असली मजा वो लोग कभी नहीं ले सकते। आज आप असफल हुए हैं, ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, और उस जिंदगी में हो सकता है जो आज मेरिट लेके बच्चा पास हुआ है, उससे भी आप आगे जा सकते हैं। सिर्फ आपको सोचना है, इरादा करना है कि आप लोग इस असफलता को पीछे छोड़ करके आप लोग आगे बढ़ें, फिर से मेहनत करें, फिर से प्रयास करें, और आपके लिए एक बहुत अच्छी राह खुलने वाली है। आप लोगों ने KFC का नाम सुना होगा। KFC एक बहुत अच्छा ब्रांड है फ्राइड चिकन के लिए, और बहुत हाई फाई लोग जो होते हैं आजकल KFC को यूज़ करते हैं। उसके जो ओनर्स हैं, उनके साथ उनको अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले तो उन्होंने किस तरीके की असफलताओं से
की बाधाओं को पार करके यहाँ तक पहुँचे थे। 21 साल की उम्र में उनकी पढ़ाई छोटी, 25 साल की उम्र में वो अपना खुद का काम करना शुरू किया। 26-27 साल में उनकी शादी हुई। शादी के बाद उनकी शादी टूटी। शादी टूटने के बाद उन्होंने फिर से अपना काम शुरू किया, वहाँ फेल हुए। फिर तीसरी जगह जाके उन्होंने नौकरी की। 1 साल बाद उसे उस नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने फिर से अपना काम शुरू किया। अपना काम शुरू करने के बाद फिर उन्होंने नुकसान हुआ और उनको वो काम भी बंद करना पड़ा। इसी तरीके से असफल होते होते उनकी उम्र लगभग 50 साल हो गई। सारे उनके जीवन के रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन 50 साल बाद क्या कोई इंसान ये सोच सकता है कि मैं कभी जीवन में सफल होऊंगा? क्योंकि इतनी बार उन्होंने सफलताओं का सामना किया था, तो कभी नहीं सोच सकते थे कि मुझे जीवन में सफलता भी मिल सकती है। इतने सारे झटके अप डाउन उन्होंने देखे थे, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। और केंटुकी में उन्होंने एक सड़क के किनारे एक छोटा सा स्टॉल लगाया फ्राइड चिकन का, और उन्होंने अपने 50 साल का जो पूरा तजुर्बा था वो उस चिकन में डाला और बहुत अच्छा चिकन बनाना शुरू किया। तो वहाँ से लोग आते जाते रुक जाया करते थे, तो जो भी उनका चिकन खा के जाता वो उसका फैन हो जाता। एक बार कोई बहुत बड़े आदमी वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने छोटा ढाबा देख करके अपनी गाड़ी वहाँ रोकी, और जब उन्होंने वो चिकन खाया तो उन्हें बहुत टेस्टी लगा। तो उनको मोटिवेट किया कि तुम बहुत अच्छा कर सकते हो और इसको आगे बढ़ाइए। उन्होंने उस छोटे ढाबे से थोड़ा सा बड़ा अपनी दुकान खोली, और धीरे धीरे करके उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया कि आज वर्ल्ड के हर देश में आपको उनका चिकन मिल सकता है KFC के नाम से। ये उनकी सफलता की कहानी जो उन्होंने 50 साल की उम्र में शुरू की थी। थॉमस एल्वा एडिसन है, दूसरे कई सारे हमारे साइंटिस्ट हैं, उन लोगों की कहानी अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने कितनी बार असफलता के बाद तब जाके वो सफल हुए। थॉमस एल्वा एडिसन कहते हैं कि मैं 10,000 बार फेल हुआ तब जा करके मैंने एक आविष्कार किया। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं 10,000 बार फेल हुआ, मैंने तो सिर्फ ये खोजा था कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से 10,000 तरीके हैं जो काम नहीं करते। उन्होंने कभी भी उसको फेलियर का नाम नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये बोला है मैंने 10,000 तरीके वो खोजे थे जो काम नहीं करते। उसके बाद मैंने एक तरीका वो खोजा जो काम करता।